आज के क्लास की शुरुआत हम सब त्रिपदी वंदना के साथ करेंगे। सभी से अनुरोध है, हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आदरणीय मोदी जी सर और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों और प्रेक्षा साधकों को सादर अभिनंदन। अभिलाषेश जी म्यूट ऑल कर दीजिए ना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारी एनाटॉमी की क्लासेस चल रही है। लास्ट वीक हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझा था और आज हम आज हम सब पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। आज इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं श्रीमान कृष्णा जी देशमुख। कृष्णा जी देशमुख बीएससी इन बायोलॉजी हैं, एमएससी इन साइंस ऑफ लिविंग एंड प्रेक्षा मेडिटेशन है और डी फार्मा भी। आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कार्य करते हुए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिटायर हुए। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में साइंस ऑफ लिविंग के छात्रों के लिए आप योग की क्लास लेते थे। आप एक बहुत ही कुशल लेवल 2 प्रेक्षा प्रशिक्षक हैं और आज हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप समझाने वाले हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्लास सर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर वो माइक का बटन आपको अनम्यूट कर जी। ओम अरहम, मेरी आवाज आ रही? वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। ओम अरहम। हमारे सर मोदी जी को मैं यहाँ से वंदे करता हूँ। काफी समय से उनसे मैं मिल नहीं सका। बीच में मुझे लाडनू जाना था, वो भी कुछ कारण से लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया। अभी आज मुझे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे अपने शरीर में 11 अलग अलग प्रकार की संस्थान है और पाचन संस्थान उसमें से एक है। आपके कौन से हुए मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट संडे सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड सर्कुलेशन। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, देन कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी हुई होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोडेटिव सिस्टम, इस तरह से 11 सिस्टम है। सेंसरी सिस्टम भी उसमें से एक होती है। जैसे कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसका कारण क्या है? क्योंकि डाइजेशन, अगर हमारा इंटेक अच्छा है, फूड अच्छा है, तो हमारा सेहत भी अच्छी रहेगी, और सेहत अच्छी रहेगी तो अपने बाकी संस्थान भी अपने आप अच्छे रहेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम खाते हैं, जो भी खाते हैं वो अगर अच्छा हो तो उससे बाकी संस्थान अच्छे रहते हैं। दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जितने मात्रा में चाहिए उतना जाता है, जिससे ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन 20% ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस अभी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या ऑर्गन है। तो पहले हम एक्चुअली सिस्टम चालू करें उसके पहले मैं बोल दूं कि जैसे अपने मुंह से लेके तो गुदाद्वार तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, और ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो पेरिटोनियम है उसके अंदर, मतलब कैविटी के अंदर, कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेड है। और जो ऊपर का इसोफेगस है, मुंह से लेके इसोफेगस तक, तो वो कार्डियक जो पोल है या पोर है वहां तक बाहर है, वहां से डायफ्राम होती है और नीचे पेल्विक गर्डल तक डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है। तो वहां कोई भी हलचल या कोई भी दूसरी बाहर की चीजें नहीं जा सकती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे तो क्या है, मुंह से चालू होती है, हमारे लिप्स से, फिर मुख है, फिर फेरिंग्स है। फेरिंग्स में 3 प्रकार की फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद में इसोफेगस है और ट्रकिया है। तो ट्रकिया बाहर की तरफ है और इसोफेगस अंदर की तरफ है। तो वहां इपिग्लोटस है, जिसे मराठी में पड़जिप बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ट्रकिया को बंद कर देता है ताकि श्वास नली के अंदर खाने के पार्टिकल न जाए। वहां से फिर इसोफेगस है, वो करीबन 25 सेंटीमीटर की नली होती है जो डायफ्राम से होकर स्टमक से जुड़ी रहती है। तो उसका कार्डियक एंड, दूसरा जो है मेन बॉडी फंडस, और उसके नीचे पाइलोरिक एंड होता है। पाइलोरिक एंड से वहां स्टमक उतना होता है। तो दोनों तरफ 2 हॉल होते हैं, क्योंकि हमने जो खाना खाया वो वापस ना आए और आगे ना जाए। तो पूरा वहां पे चर्निंग होता है, उसके बाद वो आगे जाता है डिओडिनम में। डिओडिनम से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। डिओडिनम सी शेप ऑर्गन होता है, उसके अंदर पैंक्रियास भी वहां होता है, और वहीं पर लीवर से नली आती है, बाइल डक्ट। वहां पर लीवर से जो बाइल तैयार होता है तो उसका एक डक्ट होता है, दूसरा एक डक्ट गॉल ब्लैडर में जाता है, जिसमें बाइल इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते तो वहां बाइल की जरूरत नहीं होती है। तो ये जब खाना खाते हैं तो वहां से बाइल धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और वहां पर फिर जो फूड बाहर आता है तो उसमें से जो फैट है उसके लिए बाइल जरूरी है, क्योंकि फैट फूड जो आ रहा है वो अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है, और बाइल जो है अल्कलाइन है। एसिडिक फूड अगर ड्यूडेनम में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए और वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा कि हमें इंटेस्टिनल अल्सर हो जाएंगे। फिर वहां से इंटेस्टिन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो करीबन 22-23 फुट की रहती है, करीबन 7 मीटर, तो 22 फुट की रहती है। उसके आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को जहां जुड़ती है वो सिकम है। छोटी इंटेस्टाइन के 3 भाग है, डिओडिनम, एलियम और जेजुअम। बाद में बड़ी आंच चालू होती है, उसमें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और आखिर में रेक्टम है, जहां पे पूरा खाना हुआ जो वेस्ट मटेरियल वो वहां जमा हो जाता है। तो ये हमारी सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये चीजें इंपॉर्टेंट कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, इस पर अगर ध्यान रखा तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी और हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये पहली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फेज उसमें कौन सी होती है। तो एक्चुअली डाइजेशन की 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होती है केमिकल और एक मैकेनिकल। तो सबसे मैकेनिकल, जैसे हमने खाना लिया, मुंह में डाला, चबाया, ये मैकेनिकल हो गया। और जो अंदर जाएगा उसका डाइजेशन होगा एंजाइम के साथ में, उसमें ट्रीटमेंट होगी, वो केमिकल ट्रीटमेंट हो गई। तो इंजेक्शन मतलब हम खाना खाते हैं,
मूवमेंट मतलब खाना खा के चबाते हैं, फिर वो अंदर जाता है। मैकेनिकल यानी केमिकलाइज में अभी बताया आपको, फिर वो जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, और बाद में पूरा होने के बाद उसमें से जो जरूरी चीजें शरीर के अंदर आ जाती है और बची हुई वेस्ट मटेरियल वो हम एक्सक्रीट करते हैं। तो ये 5 स्टेज में हमारा पूरा डाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो पहला हम क्या करते कि मैकेनिकल समझेंगे। हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते वहां हम मुंह में खाना लेते हैं, वहां जीवा है। जीवा से क्या होता है, हमें टेस्ट पता चलता है। टेस्ट कब पता चलता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं उसके स्टोमक जो है। हम 32 दांत है, 16 ऊपर है, 16 नीचे है। और फेरिंक्स के अंदर हमारे दोनों साइड में 3-3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड के, जिससे सलाइवा खाने में मिक्स होता है तो खाना पतला होता है। और सलाइवा में एक एंजाइम वहीं से शुरुआत करता है, उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो उससे इसीलिए हम जब लंबा चबाएंगे तो हमें थोड़ी देर में फूड मीठा लगने लगता है। उसका कारण वही है क्योंकि स्टार्च जो है या कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें स्वीट लगने लगता है, और उसके बाद हमने उसे निगलना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी खाना खाए तो क्या होगा कि हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक से उसका ब्रेक नहीं होगा, और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ सकती है। इसलिए चिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैकेनिकल पेज में चिविंग, टेयरिंग, ग्राइंडिंग, मैशिंग और मिक्सिंग ये काम करते हैं दांत। और जब ये काम होता है तब हमारे टेस्ट बड जागरूक होते हैं, तो हमें अपने आप खाने का टेस्ट मालूम पड़ जाता है। दूसरा है केमिकल। उसमें क्या होता है, एंजाइमिक रिएक्शन। तो एक एंजाइम जैसे मुंह में मैंने बताया कि टाइलिन वहां सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, तो उससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हो जाता है। और एंजाइमेटिक रिएक्शन टू इंप्रूव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो ये जब फूड अपने स्टमक से बाहर निकलता है तब एंजाइम का एक्शन उसके ऊपर होता है। एक एंजाइम का सिर्फ मुंह में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए हमें जैसे ही आप करेंगे, चबाएंगे, तो आपको टेस्ट उसका लगने लगता है और वहां से भी एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। जैसे हार्ट पेशेंट में हमने सुना होगा कि उसको कुछ गोलियां दी जाती है, वो जिभ के नीचे रखते हैं, सॉर्बिट्रेट टैबलेट, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और पेशेंट को जो ये होता है जैसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो उससे नहीं होता है, सॉर्बिट्रेट से हार्ट अटैक आने वाला भी रुक जाता है। अब अगली साइड में हम देखेंगे ऑर्गन्स उसके। यहां पर आप पूरी सिस्टम देख सकते हैं, राइट साइड में पूरी सिस्टम हम देख रहे हैं। तो मुंह से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, रेक्टम तक आपको देखेंगे। तो इसे कहते हैं जीआई ट्रैक्ट, और उसकी लंबाई जो है वो हमारे शरीर के जितनी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन अपना 22 फीट का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन करीबन 5 फुट का होता है, 22 और 5 27, इसोफेगस 1 फुट का होता है 28, और स्टमक वगैरह तो ऑलमोस्ट 30 फीट का होता है। तो हमारी हाइट अगर 5.5 फीट है तो करीबन 5 से 6 गुना ये इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट अपने शरीर में होती है। तो इसमें गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में आप देखेंगे कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो मैंने बताया कि बाहर भी एक कैविटी है, उसके अंदर ये ट्यूब है, क्योंकि उसको 2 ही ओपनिंग है, मुंह का ओपनिंग और एनस का ओपनिंग यानी गुदा द्वार का ओपनिंग, बीच में कहीं पर उसको ओपनिंग नहीं है। तो वैसे ही शरीर को भी ओपनिंग नहीं है, ऊपर डायफ्राम है, नीचे पेल्विक गर्डल है। तो ये कैविटी के अंदर रुका है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए डायरेक्ट लिंक या पाथ बिटवीन ऑर्गन्स, तो मुंह से लेके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि माउथ होता है, माउथ के बाद में फेरिंक्स। फेरिंक्स मैंने बताया जो कि हमारे मुंह से लेके जो अंदर भाग है वो करीबन 5 इंच की फेरिंक्स होती है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, और उसके अंदर दांत, जीभ वगैरह सब होता है। बाद में इसोफेगस, इसोफेगस यहाँ से चालू हो जाता है जहां हम निगलते हैं फूड, तो स्टमक तक वो करीबन 25 सेंटीमीटर होता है। और इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, स्टमक 3 पार्ट में मैंने आपको बताया। तो उसका जो कार्डियक एंड, फिर बॉडी और फंडस, सॉरी फंडस ऊपर का, बॉडी और नीचे का पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड और कार्डियक एंड, वहां पे 2 वाल होते हैं, पाइलोरिक वाल और कार्डियक वाल। तो जिससे क्या है कि जो खाना खाया वो ऊपर की तरफ नहीं आए और वो स्टमक में रुके, बाहर नहीं जाना चाहिए।
तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। रेक्टम है ना जो गुदा द्वार, उसमें जो वेस्ट मटेरियल हमारा जमा हो जाता है। तो ये हम देखेंगे टीथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं, फूड इनटू स्मॉल पीसेस, टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा कंटेन्स अमाइलेज व्हिच हेल्प्स, यानी टाइलिन में आपको पता है उसको दूसरा नाम अमाइलेज भी है। और एपिग्लॉटिस जो है जो ट्रकिया को बंद कर देते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो जो ऊपर है एपिग्लॉटिस वो ट्रकिया बंद कर देते हैं ताकि खाना खाते वक्त जब सांस लेते हो तो सांस के अंदर फूड के पार्टिकल न जाए। तो बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग देम। तो जिससे कि नहीं तो बहुत बार हम खाना खाते वक्त हमें खांसी आ जाती है क्योंकि कुछ पार्टिकल ट्रकिया में जाते हैं, वो नहीं जाए इसलिए एपिग्लॉटिस होता है। तो ये हमारे शरीर में ऑलरेडी उसकी पूरी अरेंजमेंट करी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हमने देखा, हमने खाना खाया, चबाया, उसमें सलावा मिक्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया और फिर वो इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस की लंबाई करीबन 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और इसका जो फंक्शन है उसका मेन की फूड आप कैसे नीचे ढकलेंगे। तो ये इसके अंदर म्यूकस होता है। अभी क्या है, हम ज्यादा डिटेल में ही जाएंगे क्योंकि इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल होती है, फिर रिवॉल्व अपने गोल मसल्स भी होते हैं और तिरछे मसल्स होते हैं लेफ्ट राइट जो जाते हैं, तो उससे ताकि उसमें ताकत बहुत रहे। तो ये पेरिस्टाल्सिस के मूवमेंट से फूड नीचे नीचे जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि जैसे इसोफेगस फूड गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो फूड नीचे आ गया, फिर ऊपर का खुल गया, नीचे का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर नीचे गया, ऐसा एक एक करते वो स्टमक तक आता है और बाद में फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में फूड आने के बाद वहां पर वो रुकता है। हम खाना खाने में करीबन 40-50 मिनट लगते हैं। कुछ लोग 10 मिनट में खाना खाते हैं तो क्या बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े खाते हैं। तो इसलिए खाना खाते वक्त हमें नीचे बैठ के ही खाना चाहिए ताकि ब्लड का प्रवाह हमारे शरीर को मिले, स्टमक को मिले, एलिमेंट्री कैनाल को मिले। अगर खड़े रहेंगे तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उधर ब्लड का प्रवाह ज्यादा होगा। खाना खाते वक्त हम टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ध्यान उधर जाएगा, ब्रेन की शक्ति उन कार्यों में जाएगी, तो उधर भी ब्लड सप्लाई होगा, तो खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए म्यूकस होता है, मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब हम मेटाबॉलिज्म की बात बोलते हैं, उसमें चयापचय। तो पेरिस्टाल्सिस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ऐसे करते वो विदाउट कुछ करे हुए फूड हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अगर स्टमक में होता है एसिड और ये एसिड अगर नीचे गया या ऊपर आया तो क्या होगा, हमें हार्टबर्न होता है, हम बोलते हैं अरे एसिडिटी बढ़ गई है। तो ये कब बढ़ती है, जब हम ज्यादा तीखा खाए, इसलिए उतना ही तीखा खाए जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं और फूड भी उतना ही खाए कि जितना हम जरूरी है। तो फूड कितना खाना चाहिए, तो हमारे स्टमक की कैपेसिटी जितनी है उसके 75% ही फूड खाना चाहिए। आप उसको फुल भर देंगे, बाद में पानी के लिए जगह नहीं रहेंगी और उसका चर्निंग ठीक से नहीं होगा। तो जब 25% खाली रहेगा तो आप पानी के लिए भी जगह रहेंगी, उसमें जगह रहेंगी तो अच्छे से डाइजेशन होगा। और स्टमक में 3 प्रकार की मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक मसल्स है। तो पूरा स्टमक जैसे हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं वैसा पूरा फूड ग्राइंड करता है। जैसे मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स द फूड, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पीसेस। तो वो ये करीबन 40 से 50 मिनट क्रिया चलती है जिससे कि फूड हमारा पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, एकदम जो स्लरी ऑलरेडी स्लरी बन के गया और वो पतला हो जाता है। और उसमें एसिड होता है। एसिड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, हम कितना ही शुद्ध खाना खाया तो उसमें बैक्टीरिया जाती है, तो एसिड का कार्य है कि उसको स्टराइल कर देते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, उसमें कोई भी जर शरीर में आगे न जाए, इसलिए एसिड होता है। और अल्कलाइन मीडियम होती है, उसमें उसका ब्रेकडाउन होता है। अब इसमें स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में 2 ही एंजाइम्स उसमें होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध या मिल्क जनित जो भी प्रोडक्ट है उसका डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन इनटू केसिन में ट्रांसफर करता है जो बाद में पेप्सिन पर एक्ट करता है। और दूसरा ये
रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, अमीनो एसिड के लिए कार्य करता है। तो ये स्टमक में क्या होता है, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस, तो उसमें डाइजेस्टिव जूस ऑलरेडी होता है। अब डाइजेस्टिव जूस वहां पैदा कब होता है, जैसे ही हमारे खाने का समय होता है तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस तैयार हो जाता है। अगर उस टाइम हम खाना नहीं खाए तो स्टमक को मैसेज जाता है कि आज खाना नहीं मिलने वाला है, तो हमारी भूख जो है वो निकल जाएगी और जूस भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए खाने का समय वही होना चाहिए जो हम रोज खाते हैं। रोज अगर आप 12:30 बजे खाते तो 12:30 बजे ही खाइए, तो क्या होगा कि फूड ठीक से डाइजेस्ट होगा। 1 बजे खाते तो 1 बजे खाइए। लेकिन और दूसरी चीज है कि कुछ लोगों को क्या है कि आधे आधे घंटे में खाने की आदत रहती है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि फूड अपने ऊपर से जाते रहेगा, अंदर का डाइजेशन चालू है तो उसमें डाइजेशन ठीक से नहीं होगा और एसिड का भी उसमें प्रोपोर्शन ठीक नहीं रहेगा। तो उसमें दो चीजों का, प्रोटीन और लिपिड, इसका ब्रेकडाउन होता है। फिर एसिड हाइड्रोक्लोराइड होता है और इट्स वेरी स्ट्रांग। जैसे एसिड होता है तो उसकी पीएच 7 के अंदर होती है और जो अल्कलाइन होता है 7 के ऊपर। तो इसमें जो एसिड की पीएच है 3 से 3.5 होती है। अगर वो एसिड हम हाथ पर या स्किन पर डाले तो जल जाएगा, इतना साउंड रहता है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिया है कि स्टमक में जो एसिड है वो स्टमक में की म्यूकोसा पर या अंदर का जो लेयर है, इंटरनल लेयर जो है, उसके ऊपर उसका एक्शन नहीं होता, इसलिए स्टमक में डैमेज नहीं होता। लेकिन जब हम खाना बराबर नहीं खाते, एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें फिर पेप्टिक अल्सर या ड्यूोडेनल अल्सर हो सकते हैं। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो खाना समय पर खाइए, जितना चाहिए उतना ही खाइए, बार बार नहीं खाइए, 3 से 4 के ऊपर नहीं खाइए। तो सवेरे ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का डिनर, 3 ही चीजें खाइए। फूड फाउंड इन स्टमक इज कॉल्ड चाइम। तो ये जब पूरा चर्निंग होता है तो पतला हो जाता है, जिसे कहते हैं चाइम, स्लरी के जैसा हो जाता है, पतला हो जाता है और फिर वो वहां पर करीबन 3 घंटे से 4 घंटे तक रहता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाना चालू होता है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की कंस्ट्रक्शन दिख रही है। तो इसमें ये आपको विलाय दिख रहे हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए दिखाया है डायग्राम निकाल के। तो छोटी छोटी नीचे ऊपर जैसे रहते हैं, जैसे एक नीचे एक ऊपर एक, तो क्या है कि वो लेंथ जो है उसकी 22 फुट लेंथ है, तो वो उसमें एडजस्ट होनी चाहिए, इसलिए उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली अराउंड 7 मीटर्स लॉन्ग, तो 21 से 22 फुट होता है। लाइनिंग ऑफ बिटवीन वॉल्स हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं इसके ऊपर देख रहे स्क्रीन पर, तो ये फिंगर की थी, उसको बोलते हैं विलाय। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, तो हम अगर लंबा करेंगे फिर आपको दिखेगा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, ताकि उसमें अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। तो विलाय आर कवर्ड इन माइक्रोविलाय, उसमें विलाय में भी छोटे छोटे उसमें और ग्रू होते हैं। तो विलाय आर कवर्ड माइक्रो व्हिच फर्दर इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो जब फूड बाहर निकला स्टमक से तो उसका अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो। अब क्या होता है कि जैसे ही ड्यूोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वहां से शुरू होता है, वहां से और डाइजेशन चालू होता है। तो जैसे फूड बाहर आता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल वहां आता है, जिससे कि एसिडिक मीडियम जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, ताकि उसमें कोई इंजुरी ना हो। और वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टिडेज, माल्टोज और सुक्रोज, ये 3 तरह के एंजाइम आते हैं। पेप्टिडेज क्या करते हैं, फिर पेप्टाइड्स का मतलब पेप्टोन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज क्या करते हैं, ये सिंपल शुगर को ग्लूकोज में ट्रांसफर करते हैं। और सुक्रोज जो है ये केन शुगर को सिंपल शुगर में ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होता है। हमने देखा मुंह में किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ, स्टमक में किसका हुआ, रेनिन का यानी दूध प्रोडक्ट का और पेप्टाइड का हुआ, और फैट का जो है वो अभी चालू होगा ड्यूोडेनम में आने के बाद। और वहां पे लैक्टेज और लिपेज और न्यूक्लियस, ये 3 एंजाइम और है। तो लैक्टेज क्या है, ये लैक्टोज जो है जो उधर टर्न हो गया रेनिन से, उसको लैक्टोज में सिंगल शुगर में कन्वर्ट करता है। लिपेज जो है वो फैट जो है उसका कन्वर्शन चालू करता है, क्योंकि फैट सबसे कैलोरी ज्यादा फैट में होती है, तो उसका वहां से डाइजेशन चालू होता है या एंजाइम से उसका एक्शन चालू होता है। और थर्ड है न्यूक्लियस, जिससे आरएनए, डीएनए इनटू पेंटोज एंड माइक्रोजेनेसिस। हमें ज्यादा इतने जाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन जब समय निकला है तो अब बता रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा डाइजेशन चालू होता है। अब ये डाइजेशन भी हो रहा है, साथ में उसका एब्जॉर्प्शन भी चालू होता है। अब वहां पर क्या है कि दूसरा, डिओडेनम के अंदर पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास भी, वहां पे पैंक्रियाटिक जूस आता है, उसमें भी ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्टिडेज, ये भी एंजाइम तैयार होते हैं जो भी आरएन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड। लिपेज फैट्स को कन्वर्ट करता है एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फिर अमाइलेज है, ये स्टार्च को माल्टोज में कवर करता है। कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कवर करता है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन्स और पेप्टाइड को अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड प्रोटीन से उसमें कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई डाइजेशन की। अब इसके बाद साथ साथ इसके एब्जॉर्प्शन भी चालू होते हैं। अभी आपने देखा, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। तो जो हमने देखा था इंटेस्टाइन वॉल, उसमें से फिर वो ब्लड में जाने लगता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो उसमें 80% जो पानी हमने पिया है वो इंजेस्ट हो जाता है। विटामिन जो है वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल्स है वो भी अब्जॉर्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रोटीन से अब्जॉर्ब होते हैं, और लिपिड। अब इतना सब अब्जॉर्ब होने के बाद क्या बचा? कुछ वाटर बचा, और जो चीजें काम की नहीं है वो आगे जा रही है, जैसे फाइबर वगैरह, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी उसमें होते हैं। तो ये चालू रहता है काम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन काम खत्म हो गया, वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो इलियम जो है वो सिकम पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको अटैच होता है। नेक्स्ट, इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहां छोटा सा आपको दिख रहा है पार्ट, विच इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई उसका यूज नहीं है, तो इसलिए जब भी अपेंडिक्स में इंफेक्शन होता है तो उसे कहते हैं अपेंडिक्स इंफेक्शन, या जिसमें अपेंडिक्स, तो उसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। वहां से बचा हुआ फूड, ये जो असेंडिंग पोर्शन है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग से उसका ऊपर जाएगा, फिर ट्रांसफर से जाएगा और डिसेंड हो जाएगा, और इस प्रोसेस में उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ मिनरल वगैरह जो बचे उसका फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो रियली वेस्ट मटेरियल है वो फिर आखिर में आके जमा हो जाएगा। जो व्यक्ति पानी वगैरह कम पीते हैं तो वहां पे ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, स्टूल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है, और ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए कम से कम 8 ग्लास पानी हमें पीना है। तो सवेरे उठते साथ पानी पीना है, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, दोपहर में। तो दिन भर में 1 ग्लास पानी है, करीबन 2 लीटर वाटर होना चाहिए। जहां नहीं होता है वहां फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज, मैंने अब जैसे बताया, ये डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और असेंडिंग। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है। तो उसमें क्या क्या होता है, ये करीबन 1.5 मीटर लंबा है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो छोड़ दिया वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। रेक्टम जो है वो लास्ट पार्ट है, होल्ड्स फिकस बिफोर इट इज एक्सपेल्ड। तो अगर हमारी आदतें अच्छी है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी एक चीज मैं भूल गया बताना, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीजें वही हमारा फूड है। जो हम इसके अलावा खाते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग या अडल्टरेशन। तो इसलिए जो चीजें आवश्यक वही खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर समोसे, भजिए वगैरह वो चीज खाते हैं, वहां तेल पूरा मिक्स रहता है, दिन भर उसमें तलना चालू रहता है। तो हमें हाइजीनिक या पौष्टिक फूड नहीं मिलता है, और फिर हमारे स्टमक में प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो रेक्टम इज द शॉर्ट स्टोरेज विच होल्ड्स द फीकस। अगर उसमें अगर ज्यादा मटेरियल रहेगा तो क्या होगा, हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें से वाटर वगैरह सब पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगली स्लाइड में जाएंगे। तो इसमें आपने देखा लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल डाइजेशन हो जाता है, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो फर्मेंट हो जाता है। तो उसमें से क्या होता है, फर्मेंशन में वो पूरा उसमें से काम की चीजें निकल जाती है, और वेस्ट मटेरियल आगे जाता है, एब्जॉर्ब मोर वाटर और कॉन्सेंट्रेट वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आप
में यहाँ आके जमा हो जाता है। स्मॉल लास्ट पार्ट जो है, ये जो इसकी भी लंबाई कितनी है, करीबन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मतलब कितना हो गया, करीबन 4 से 5 फुट हो गए। तो इतना तो 22 उधर हो गया, 5 फुट ये हो गया, इसोफेगस 1 फुट का हो गया, स्टमक हो गया, सब मिला के करीबन 30 फुट का हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है। आगे जाएंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी लगभग पूरी हो गई। हमने नहीं देखा था एक्सेसरी ऑर्गन्स मतलब पैंक्रियास, तो इसमें अभी आपको पैंक्रियास देखेगा और उसमें आपको पैंक्रियास क्या क्या करता है तो हमने देखा है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, अमाइलेज करता है, कीमोट्रिप्सिन करता है वहां से, और इसमें इंसुलिन भी तैयार होता है जिससे हम डायबिटीज वगैरह नहीं होता है, या जो ग्लूकोज है उसका डाइजेशन होता है। जिनमें पैंक्रियास अगर ठीक ना हो तो इंसुलिन की उत्पत्ति नहीं होती है और फिर हम डायबिटीज तैयार होता है। यहाँ ऊपर हमने देखा है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की 2 नली है, तो एक लीवर से आ रही 2, एक गॉल ब्लैडर में जाती है, एक डायरेक्ट आती है। तो ये गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है फ्लूइड, वो करीबन 500 ml तक जमा होता है, उससे ज्यादा जमा होता है। तो जब हम खाना यहाँ डिओडेनम में आता है वो वहां से नीचे आता है, और पैंक्रियाट से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पाथ ऑफ फूड बट प्ले अ क्रिटिकल रोल, डाइजेशन में बहुत क्रिटिकल काम है उसका, इंक्लूड्स लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। अगले में लीवर आपने देखा है डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग पाइल, तो ये बाइल से फैट का डाइजेशन अच्छा करता है। बाइल हेल्प्स डाइजेस्टिंग फैट, फिल्टर आउट टॉक्सिन्स, तो जो भी काम की चीज नहीं है ये वहां लिवर में, क्योंकि लिवर जो ऐसा ऑर्गन है हमारा, ऐसा हमारे शरीर में एक ऑर्गन है कि हर जो चीज हम खाते हैं वो लिवर से होके ही जाती है, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम खा रहे हैं वो अच्छा है कि टॉक्सिक है। तो टॉक्सिन्स अगर रहेंगे तो वहां से वो एक्सिट हो जाते हैं, उसको ब्लड में नहीं जाने देते या उसको एक्सिट करते हैं थ्रू किडनीज की तरफ से। तो टॉक्सिन्स और वेस्ट वहां से जीआई ट्रैक्ट से और किडनी से मतलब यूरिन से भी निकल जाता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड पॉइजन्स, तो अभी मैंने जो बताया था कि जो खाने की चीज नहीं है दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। अल्कोहल भी हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन बहुत लोग लेते हैं, तो अल्कोहल भी दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ड्रग। और पॉइजन्स कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं, दैट ऑल्सो कम्स इन ड्रग्स या नॉन फूड। तो फूड आइटम में उतना ही चीजें हो कि जो हमारे शरीर को आवश्यक है। नीचे आप देख रहे हैं लीवर, लीवर के 2 पोल होते हैं, और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि वो इतना बड़ा दिखता है लेकिन कभी अल्कोहल वगैरह पीने से उसमें सिरोसिस होता है तो डैमेज हो जाता है, फिर भी उसका आखिरी का छोटा पार्ट भी अगर बचा तो भी हमारा शरीर का कार्य चलता है। लेकिन जब पूरी तरह से सिरोसिस होता है, लिवर पूरा डैमेज होता है जाता है, तब व्यक्ति की उसमें मौत होने की भी शंका हो सकती है। तो ये लिवर हो गया। इसके आगे स्लाइड देखेंगे गॉल ब्लैडर, जो लिवर के ऊपर गॉल ब्लैडर भी ग्रीन आप देख रहे हैं, तो उसमें बाइल स्टोर होता है फ्रॉम द लिवर रिलीजेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा है ड्यूडेनम में होता है। ये फैटी डाइट्स कैन कॉज गॉल स्टोन। अब फैटी डाइट मतलब क्या है कि जो लोग ऑयली फूड खाते हैं तो ऑयल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। अब ये बाइल से होकर गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में 500 ml से लेके 1 लीटर तक वो दिन भर में उतना स्टोर होता है, तो इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो उसमें स्टोन्स बनना चालू होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि खाने में ऑयली फूड कम खाए, तो ताकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज्यादा न जाए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 200 के अंदर होनी चाहिए, 200 के ऊपर है तो हमें स्टोन्स वगैरह की ज्यादा शक्यता होती है। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 131 150 है तो इट इज विद इन द रेंज। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है कि हम कम खाएं ताकि हमारे लिवर पर भी उसका प्रेशर ना आए और टॉक्सिन भी नहीं जाए शरीर में। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर विच इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर जो डायरेक्टली पैंक्रियास से तो पैंक्रियाटिक फ्लूइड आती है। अब पैंक्रियास देखिए, पैंक्रियास कहाँ है आप देख सकते हैं ड्यूडेनम के अंदर, पहले हमने अलग से देखा था। तो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जो मैंने अभी कहा था इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, शरीर में जो ग्लूकोज जाता है उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं होता है तो फिर ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज
रक्त में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो जो आरबीसीज है तो उसमें क्या है कि उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बजाय इसमें ग्लूकोज जुड़ जाता है, तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी आती है, व्यक्ति सुस्त होता है, उसे नींद आने लगती है, कोमा में जाता है। ये सब चीजें पैंक्रियास अगर ऑर्डर में नहीं है तो हो सकती है। तो ये इस तरह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और जो एक्सेसरी ऑर्गन हमने देखे, लिवर और पैंक्रियास, इतना सब पूरा सिस्टम हो गया है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ गए हो। अगर नहीं समझाए तो आप प्रश्न पूछ सकते फिर भी। थैंक यू सो मच कृष्णा जी सर, इतना डिटेल में हमें इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस विषय को सुनने के बाद आप सबको कोई ना कोई डाउट्स जरूर आ रहे होंगे, तो आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते हैं। या जो मैंने बताया उसमें आपको लगता है कुछ प्रश्न हो सकते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी संगीता जी हिंगर का हैंड रेस है। जी संगीता जी। ओ मैडम संगीता जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है संगीता जी, आपके आवाज से आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर मेरा क्वेश्चन है, आवाज आ रही है अभी क्लियर है? जी अब आ रही है। अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है संगीता जी, वापस स्टॉप हो गई थी। मैं से पूछूं सर, ये क्वेश्चन आज से नहीं है, जब स्कूल में पढ़ती थी तब से कि लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी है वो लंबाई में तो छोटी है, तो ये दोनों के नाम ऑपोजिट क्यों रखे गए हैं? सर इनका प्रश्न स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है कि जी लार्ज इंटेस्टाइन छोटी दिखती है तो भी इसका नाम ऐसे क्यों? अभी आपने अगर देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन उसकी साइज अगर देखा है तो वो छोटी है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई कम है लेकिन उसकी साइज देखिए बहुत बड़ी है, और एक जो उसकी जो आर्म है नीचे से ऊपर जाते हैं, दैट इज असेंडिंग कोलोन, इसलिए उसको कोलोन कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। ऊपर की जो है वो ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे आती है वो डिसेंडिंग कोलोन। तो वो लार्ज इसलिए है क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, इसलिए लार्ज कहते हैं। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है लेकिन उसकी साइज छोटी है, वो ट्यूब के जैसी है। ये जैसे छोटे पाइप होते अपने पानी के, 1/2 इंच, 1 इंच, 2 इंच, तो अगर 1 इंच समझो 20 फुट का लंबा आपको किसी ने आधा इंच का पाइप दिया और 2 इंच लंबा 6 फुट का दिया, तो लार्ज कौन सा हो गया? 6 फुट वाला जो है, क्योंकि वो 2 इंच बड़ा है इसलिए वो लार्ज हो गया। तो इसलिए उसको लार्ज और स्मॉल कहते हैं, अपोजिट नाम नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन उसमें जो उसका वर्क है उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन लंबा वर्क है, उसमें समय ज्यादा रहता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी देर तक फूड रहता है, इसकी उसकी लंबाई ज्यादा है। और लार्ज इंटेस्टाइन में उतनी देर फूड नहीं रहता है लेकिन वहां पर जो बची हुई चीजें वो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए उसकी साइज बड़ी है लेकिन लेंथ कम है, उसकी 1.5 मीटर ही है, यानी लगभग 4 से 5 फुट। थैंक यू सर। पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी हाँ जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, जो आप बोल रहे हैं ना कि पेनक्रिया जो स्टॉप गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर को जैसे बोलते हैं कि स्टोन हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों के गॉल ब्लैडर भी, मैंने यहाँ पे मैं वेलूर में रहती हूँ सीएमसी में, तो बोलते हैं गॉल ब्लैडर भी निकाल देते हैं, तो क्या निकालने से शरीर पे अफेक्ट नहीं होता? अब इसमें ऐसा है कि जब
गॉल ब्लैडर जो मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जो ज्यादा खाते हैं और हर चीज लिवर से जाती है, तो लिवर से बाइल तैयार होता है जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है, तो इकट्ठा होता है। अब क्या होता है कि खाना हम 2 बार या 3 बार ही खाते हैं, तो उतने टाइम में वहां से बाइल बाहर आता है, बाकी समय बाइल उसमें रहता है, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें जमा होने लगता है। तो या तो उसमें एक ही बड़ा स्टोन बनता है या छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन बनते हैं। और गॉल ब्लैडर से जब बाइल आता है उस टाइम गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाइल डिओडिनम में आता है। अब उसमें स्टोन्स अगर है तो जैसे स्टोन्स गॉल ब्लैडर के मुंह में आते हैं तो हमें पेन चालू होता है, समझे। अब क्या हो गया कि ये अगर बार बार आने लगे तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी आएंगे, तकलीफ हो जाएगी, तो वहां से वो, तो उसका जो पोजीशन है, गॉल ब्लैडर नीचे रहती है, नली ऊपर रहती है, तो वो बाहर नहीं जाते। लेकिन जब ज्यादा होते हैं तो उसमें बाइल रहता नहीं है, स्टोन्स बढ़ जाते हैं, तो बाइल का सिक्रेशन नहीं रहता है। अब वो कोई, क्योंकि अगर वो नहीं निकाला तो हमें बाकी तकलीफ चालू हो जाएगी, तो उसको, क्योंकि जब उसमें स्टोन्स होते हैं तो धीरे धीरे जो गॉल ब्लैडर है वो भी खराब हो जाती है, उसकी बाहर की जो लेयर है वो भी खराब होती है, और वो बस्ट हो गई तो क्या होगा, पूरे स्टोन्स है वो कैविटी के अंदर बस्ट हो जाएंगे, हमें और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, उसमें हमारी लाइफ का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसको निकाल देते हैं। और पहले तो क्या बड़ा ऑपरेशन करके निकालते थे, अभी लेप्रोस्कोपी से निकालते हैं, उसको क्लैंप लगाते हैं, उसको निकाल लेते हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि इससे कुछ तकलीफ नहीं होती है क्या, तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि जो बाइल खाने के समय आना तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन लिवर कंटिन्यूस बाइल प्रोड्यूस करता है, तो दूसरी जो नली है वो दोनों नली एक होती है, गॉल ब्लैडर की और दूसरी लिवर से, और बाद में वो ड्यूडेनम में छुट्टी है, तो बाइल जो है वो कंटिन्यूस ड्यूडेनम में चालू रहता है। तो जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है फिर डॉक्टर बताते हैं कि आपको तीखा नहीं खाए, ऑयली नहीं खाए, फैट वाली ज्यादा नहीं खाए, क्योंकि क्या होगा, बाइल आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो आप खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये डेंजरस है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा देर रहे तो उसमें बड़ा स्टोन होता है, तो कभी छोटे स्टोन होते हैं या पॉलिप्स होते हैं तो गॉल ब्लैडर को चिपक जाते हैं, या बड़ा स्टोन होता है, बड़ा स्टोन अगर आया, ये समझो गॉल ब्लैडर यहाँ आ गया, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर का मुंह बंद हो जाएगा और इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, तुरंत सर्जरी करनी होती है। ठीक है, पैंक्रियास के बारे में कुछ पूछना था आपको? थैंक यू सर। जी, मनीषा जी नाहटा। जय जिनेंद्र सर, मुझे स्प्लीन के बारे में पूछना था कि वेयर इट इज लोकेटेड और इसका फंक्शन क्या है, क्या ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है? और सर मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। एक ये कि मुझे थोड़ा पैंक्रियास के बारे में थोड़ा सा फिर से थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, और सर ये जो पाइल्स और फिस्टुला फिशर ये सब की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या खराब होने से होती है या इसका और कोई रीजन होता है? ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा पैंक्रियास, हाँ स्प्लीन का, स्प्लीन का, फिर इंसुलिन का, और तीसरा आपका फिशर, सॉरी। तो स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन में बताया नहीं, क्योंकि एक्चुअली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इसमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आया होगा। तो स्प्लीन क्या है, उसका भी कार्य होता है। स्प्लीन जो है ये हमारा रिसाइकलिंग यूनिट, तो स्पेशली जो आरबीसी है जो ओल्ड हो जाते हैं वो वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें से आयरन और हीमोग्लोबिन यानी अलग हो जाता है, प्रोटीन वगैरह सब अलग होता है। तो स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी वगैरह भी वहां तैयार होती है, तो इसलिए वो नॉर्मली कार्डियक सिस्टम में लेते हैं, और वो अपने सिस्टम के साथ ही जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वहीं पर, ये जो है ना लिवर है उसके पीछे साइड में रहता है स्प्लीन। तो उसको जो बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली, तो उसमें फिर पेन होना चालू होता है, तो साइज बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसमें उसको ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन स्प्लीन वहां होता है और उसका मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ उसका उपयोग ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी बनती है, आरबीसी वहां ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ कितना है, 3 महीने का है, 120 दिन का, 3 से मतलब 90 से 120 दिन, तो वो बूढ़ी हो जाती है तो उसमें जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हीम अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है।
ठीक है, ये पहला आपको क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डायबिटीज का। तो पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास का डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है कि वो एंजाइम डिओडेनम में छोड़ता है, और इंसुलिन जो है वो डिओडेनम में नहीं छोड़ता है। इंसुलिन इज अ पैंक्रियास डक्टलेस ग्लैंड है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन तैयार करते हैं, और इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, क्योंकि वो स्टमक में जाएगा फिर वहां से घूम के आएगा तो उसमें बहुत समय जाएगा, तो डायरेक्ट ब्लड सिस्टम में जाता है, और जो ग्लूकोज है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल्स को पहुंचा देता है। उसका एक्चुअली इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन इज वर्क्स एज एजेंट। तो आपके शरीर में कोई चीज की एंट्री नहीं होती है, तो इंसुलिन जाके वो रास्ता खोल देता है, फिर अंदर जाता है ग्लूकोज, और हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। अगर इंसुलिन, अगर आपका नॉर्मली क्या होता है 40 के बाद में इंसुलिन डीएक्टिव हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, फिर हमें ये सब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया, फिर मेटफॉर्मिन की गोली लो, सिटाग्लिप्टिन लो, ये सब गोलियां चालू हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छी उसमें दवाई है, आप कम से कम 50 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी फास्ट वॉक करें, आपको कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा आगे अगला प्रश्न था उनका, पाइल्स और फिशर कैसे होते हैं। तो जो लोग पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फूड जो वेस्ट मटेरियल वो हार्ड होने लगेगा, और जब वो जाएगा वहां से तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर लोग क्या करते हैं कि जोर लगाते हैं डिफिकसिंग के लिए, तो उसमें हार्ड मटेरियल रहता है, तो हमारा जो म्यूकोसा है रेक्टम का या एनस का, उसमें कट होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं फिशर्स। और उसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लीडिंग चालू होता है। तो ये इसीलिए पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन न हो, और हैबिट रेगुलर, सवेरे उठते साथ हमें टॉयलेट जाना हो, ताकि ये एक बार दिन में एक ही बार तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो दिन में एक बार जाते हैं उनको कहते हैं योगी, जिनमें 2 बार जाते हैं उनको कहते हैं, सॉरी पहले योगी निरोगी कहते हैं, और 3 बार से ज्यादा जाते हैं उनको रोगी कहते हैं। इसलिए जो डेफिकेशन है वो एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि हमारा, आपने देखा फूड पाइप कितना लंबा है, तो उसको 24 घंटा लगता है पूरा खाने के बाद में जमा होने में, और इसलिए 24 घंटे में एक ही बार होना चाहिए। और ये अगर रेगुलर रहेगा तो आपको पाइल्स फिशर कभी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था, मनीषा जी, लार्जेस्ट मनीषा जी, हाँ सर, हाँ मैम। अभी अगर लास्ट में टाइम रहा तो वापस ले लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मोदी जी सर। जी सर, हमें वो 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, होमवर्क क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था अवचेतन वाला, वो तो मैंने शेयर भी कर दिया लेवल 2 के ग्रुप में, तो पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा अपना, और ताकि कृष्णा जी के जो प्रश्न जो पूछना चाहते हैं वो लोग पूछ सकेंगे, तो उसको पहले को तो छोड़ देते हैं। जो दूसरा प्रश्न था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे प्रेक्षा ध्यान से क्या संबंध है, यही प्रश्न है ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम प्रेक्षा ध्यान में क्यों पढ़ाते हैं? जी सर, यही प्रश्न। तो इसको वैसे देखा जाए तो प्रेक्षा ध्यान से यदि डायरेक्ट संबंध देखा जाए तो डायरेक्ट संबंध हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये 2 जो सिस्टम है वो प्रेक्षा ध्यान से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी चैतन्य केंद्र हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हमारी आत्मा का, चेतना का निवास स्थान हमारा नर्वस सिस्टम है। तो इस दृष्टि से नाड़ी तंत्र डायरेक्टली रिलेटेड है ध्यान से, और हमारे जितने भी जो भी चैतन्य केंद्र है, साइकिक सेंटर है, वो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए। इस दृष्टि से ये जो 2 संस्थान है हमारे, वो दोनों तो डायरेक्टली रिलेटेड है। बाकी जितने भी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारे सिस्टम इनडायरेक्टली कैसे है कि अब ध्यान का साधक ध्यान में जब आगे बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन,
कि एक ध्यान के साधक के लिए, योगी के लिए शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि उसको उस शरीर रूपी नौका से भव सागर को पार करना है। अब नौका यदि कमजोर होगी तो क्या होगा, नौका बीच में डूब सकती है। तो साधना में भी यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो लंबी साधना, गहरी साधना करने में दिक्कत आती है। जो व्यक्ति एनाटॉमी को अच्छे से जानता है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम से अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको केवल जानना ही नहीं है, हमको ये नहीं जानना कि बड़ी आंत कितनी होती है, छोटी आंत, इसमें जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को हमको पकड़ना है कि भाई बार बार खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, तो हमको उस वैल्यू पिक करके अपने जीवन में अपनाना है। अभी कृष्णा जी ने बताया जो पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और वो जो दो बीमारी, क्या फिस और फिस्टूला, जो बीमारी बताया, बड़ी आंत में घाव तक हो जाते हैं। तो फिर हमने वैल्यूज क्या निकाली कि यदि बड़ी आंत को अच्छे से रखना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो पानी पूरा पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। इस तरीके से ये सारे सिस्टम हमको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल में एनाटॉमी पढ़ने से हम वैल्यूज को पकड़े ताकि हम स्वस्थ रह सके और हमारी साधना अच्छे से चल सके। इसी दृष्टि से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब जितने भी सिस्टम है, ये सारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हमारे शरीर का क्रियाकलाप क्या होता है, क्योंकि हमको आत्मा तक पहुंचना है तो शरीर से होकर आत्मा तक जाना है। तो शरीर को पूरी दृष्टि से जान लें, शरीर की क्या एक्टिविटीज है, कैसे चलती है, क्या करने से शरीर में बीमारी बढ़ सकती है, इन सारी चीजों को जानने के लिए एनाटॉमी के सारे सिस्टम हमको पढ़ाए जाते हैं। तो जितना मतलब मेरा सारी बात कहने का सार ये है कि सारे ही सिस्टम जब हम पढ़ें तो हमें उसमें से वैल्यूज पिक करनी है ताकि हम स्वयं स्वस्थ रह सके। और यदि बाई चांस हमारे सामने कोई परीक्षा ध्यान का साधक कोई समस्या, शारीरिक समस्या भी लेके आए, और यदि हमने एनाटॉमी का अच्छे से अध्ययन किया है तो हम उसके शरीर के स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं है, फिर भी हेल्प कर सकते हैं। ये मोटा मोटा एक तरीके से है कि दो सिस्टम डायरेक्टली, बाकी सब इनडायरेक्टली हमारे लिए सारे ही हेल्पफुल है। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, अभी हमारे पास एक हैंड रेस भी है और एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न भी है सर, तो ले सकते हैं? कामिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी बॉडी में किसी के लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है और किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कई बार डॉक्टर्स वो इंटेस्टाइन रिमूव कर देते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन कईयों में सुनने में आया है। तो इट इज मतलब फिर कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि कई चीजें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऑब्जर्व होनी थी वो नहीं होती है, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? जी कामिनी जी, वो मैडम सी, ये जो आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो तो रिमूव कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फुट का है, बराबर है, तो पूरा 22 फुट में प्रॉब्लम नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फुट का है, पूरे 5 फुट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जहां पर प्रॉब्लम है उतना ही एरिया वो कट करते हैं, क्योंकि समझो फॉर एग्जाम्पल किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया और वो कॉर्नर में, तो उतना भाग आजू बाजू का थोड़ा काट देंगे, उसको सिला देते हैं ताकि बाकी फंक्शन चालू रहे। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पूरा रिमूव कर देंगे तो उसका डाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है कि वो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं, फिर उनको नली डालते हैं, स्टेंट डालते हैं, उसमें से फूड वगैरह जाता है, तो दैट इज क्रिटिकल। लेकिन नॉर्मल पेशेंट में कि अभी जैसे पेशेंट को समझो लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ तो उतना ही भाग निकाल देते हैं और वो पेशेंट को बाद में 20-25 साल कुछ नहीं होता है। ओके। हाँ, तो ये जो आपने पूछा ना, ये सही है। और ये सब जो आप बोल रहे हैं ये अवॉइड करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया कि खाना खाने के बाद
कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठे। ओके वज्रासन में बैठने से क्या होगा कि ब्लड का सप्लाई पैरों में नहीं जाएगा, बरोबर है। सो कमर तक ही ब्लड का सप्लाई रहेगा और उस टाइम हमारा चर्निंग चालू रहेगा तो पूरा ब्लड अपने स्टमक को मिलेगा और आपको सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी मिल रहा ब्रेन को। खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो आप वज्रासन में बैठिए, ये प्रॉब्लम दूरी हो जाएंगे वैसे भी, क्योंकि यही एक मशीन है भगवान ने बनाया हुआ जो 100 साल तक चलता है, कुछ करना नहीं होता है, बरोबर। तो ये भी ध्यान में रखिए। फूड का भी वैसा ही है। फूड हम बोलते, प्रेक्षक बोलता है सात्विक, तो ये हमने मैकेनिकल और केमिकल देखा, लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट एक्चुअली वो भी मैं तीसरा बोलना चाहिए था वहां पे, तो ये आध्यात्मिक पॉइंट है। तो इसमें ये जो आसन है इंपॉर्टेंट है। वज्रासन में कहो, और सोना भी है तो जाके खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लेफ्ट साइड में पड़े रहो और सोना नहीं है। सोएंगे तो क्या होगा, फिर उसको ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहले अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए। मैं करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आप पैर लंबे करके बैठो दंडासन में, एक पैर फोल्ड करो, शरीर का भार उधर शिफ्ट कर दो, दूसरा पैर फोल्ड करो और उसमें स्थिर स्थिति में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना बैठ सकते बैठिए। तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और आपको कभी गैस की, अल्सर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये एक क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में है कि हमें खाना खाते वक्त कितना पानी पीना चाहिए? खाना खाते वक्त कितना पानी पीना चाहिए? आप अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे तो खाना खाने के पहले आप 20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 20 मिनट पहले आधा गिलास, 1 गिलास जितना है। खाना खाते वक्त आपको बात भी नहीं करना है, क्योंकि बात करने से क्या होता है, हवा अंदर जाती है और वो जो फूड होता है उसके साथ एयर अंदर जाती है, स्टमक में जाती है, फिर गैस की तकलीफ चालू होती है। और खाना खाया उसके बाद आप पानी नहीं पिए तो अच्छा है, सिर्फ मुंह साफ करने के लिए 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए। और बाद में आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको जितना पानी पीना है पी सकते हैं, क्योंकि पानी डालेंगे तो फूड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में और ज्यादा वेट आएगा। तो इसलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं नहीं बताया, कच्ची चीजें जो होती है जैसे एप्पल है, फ्रूट्स, गाजर है, ककड़ी है, ये खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर से जल्दी निकलती है। पकी हुई चीजें जो है उसको टाइम लगता है, वो 24 आवर्स लेते हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था। जी सर, थैंक यू सो मच। अब मोदी जी सर, हमारे पास और चैट बॉक्स में 4-5 क्वेश्चंस हैं और एक हैंड रेस भी अब आया है, पर समय हो रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आगे हम क्या करें। ले लीजिए 5-7 मिनट ले लीजिए, अभी तो थोड़ा टाइम है, 9-5 तक 7 तक ले लीजिए। ओके सर। चलेगा। सर, चैट बॉक्स में आरती जी का प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बटर मिल्क ड्यूरिंग लंच? बटर मिल्क में क्या होता है कि एक्चुअली कर्ड हम खाते हैं ना, तो उसमें पानी डाल के उसको बटर मिल्क बनाते हैं। तो बटर मिल्क इज गुड। तो बटर मिल्क क्या होता है, अल्कलाइन होता है, तो जिनको एसिडिटी वगैरह होती है उनके लिए वो एक सूदिंग हो जाता है। और बटर मिल्क आप पी सकते हैं और उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए। बहुत लोग क्या करके लस्सी बना के लेते हैं, लस्सी नहीं बनाना है, उसको दही को पानी डाल के अच्छे से पतला बनाइए, वो ले सकते हैं, खाने के बीच में ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, और उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। कृष्णा जी, एक मैं बात बीच में बोल रहा हूँ। जी सर। यदि जैसे आपको बटर मिल्क मतलब छाछ जैसे पीते हैं ना, बरोबर। तो यदि आप जैसे 3-4 ग्लास आपने भोजन किया और 1 घूंट छाछ पी लीजिए, फिर 3-4 ग्लास भोजन किया, फिर 1 घूंट छाछ पी लीजिए, तो इससे आपका फूड पाइप भी अच्छा क्लियर रहेगा। और एक साथ नहीं पीना चाहिए, जैसे आपने खाना खाया ऊपर से 2 ग्लास छाछ पी, वो अच्छा नहीं है। नहीं, वो बराबर नहीं, करेक्ट सर, वो अच्छा नहीं है। तो आपको यदि छाछ लेना है, 1 गिलास छाछ लेना है, तो आप उसको 5-6 बार में लीजिए। 2-3 ग्लास खाया, फिर 1 घूंट पिया, 2-3 ग्लास लिया, फिर 1 घूंट पिया। ये छाछ पीने का सही तरीका है।
और यदि आपको खाना खाने के बाद छाछ पीना है तो आइडियली आधा घंटे बाद पिए। खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद 1 गिलास छाछ और भी पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि छाछ में आइस नहीं डालना है और ठंडे दही का भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने आइस डाला है, ठंडा दही है, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगा, पचाने में दिक्कत आएगी। तो नॉर्मल जो भी टेम्परेचर का हो, जो भी सर्दी है गर्मी है जैसा हो वैसा नॉर्मल टेम्परेचर का दही हो, उसकी छाछ बनाई जाए तो अच्छा रहेगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। सुधा जी का प्रश्न है कि अगर सनसेट तक डिनर ना हो सके तो फिर इसका क्या उपाय हो सकता है? कैन वी सेट आवर सर्केडियन रिदम अकॉर्डिंगली? अब जैसे इसलिए कहते हैं सनसेट के पहले खाना खाना है, क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है और ये मानना है कि उस टाइम बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स का क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि हमें फूड में इन्फेक्शन हो। तो ये वैसे तो अभी बहुत सारे लोग तो रात को 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे भी खाते हैं, तो कभी एक आध दिन थोड़ा लेट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं उसमें ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन जहां तक हो सके अगर हमने आदत लगाई, क्योंकि जिस हमारा खाना खाने का समय है उसी टाइम खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गैस्ट्रिक जूस वगैरह सही तरीके से अवेलेबल होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और समय बदले तो फिर डाइजेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। जी सर। अगला प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान का कौन सा प्रयोग डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है? अभी एक बताया मैंने, वज्रासन में बैठो। दूसरा क्या है कि जब हम एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक टाइम में एक ही काम करना है, तो खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाइए। लोग क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं, साथ में बातें भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए। खाना खाते तो पूरा ध्यान खाने में लगाइए, खाना खा लीजिए, बाद में बाकी चीजें करें, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो आपका डाइजेशन अपने आप अच्छा रहेगा। बात करेंगे तो एयर अंदर जाएगी, गैस बढ़ेगा, वो सब चीजें नहीं होगी। प्रेक्षा ध्यान हमें मेडिटेशन सिखाता है। मेडिटेशन मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मेडिटेशन मतलब जब ध्यान में बैठे तो हमारे मन में कोई विचार नहीं है, तो खाना खा रहे तो दूसरा विचार नहीं करना है, खाने के ही करना है। एक दो बात मैं ऐड कर दूं। जी सर। एक खाना खाने के बीच में जैसे पानी का जो है, यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है तो पानी कम से कम, गर्मी है बहुत तेज गर्मी है तो मिनिमम आधा घंटा का गैप रखें, और सर्दी का है तो 1 से 1.5 घंटे का गैप रखें। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा काम करने में हेल्प करता है। एक, जब भी हम कोई फूड लें उसके बाद जब पहला गिलास पानी पिए आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो वो पानी हमको गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो गुनगुना पानी पीने से भी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, गैस आदि का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद कपालभाति, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कम काम करता है, अपच है, गैस है, उन लोगों को कपालभाति का भी डेली अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति से हमारा तेजस चक्र सक्रिय होता है, हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, तो इससे भी हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। और भारी चीजें नेचुरली है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो उनको भारी चीजें तो बिल्कुल, भारी चीज की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जितना सुपाच्य हल्का भोजन करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। और एक लास्ट बात है, एक समय में ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि एक समय में थोड़ा भी ज्यादा खाया है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर 3-4 घंटे तक आपको तकलीफ दे सकता है। भूख से यदि आप 3-4 ग्रास कम खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये छोटी छोटी 5-6 बातें और ध्यान में रखेंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। थैंक यू सर। अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वे क्या करें? वो सुखासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ सकते हैं। या कुछ लोगों को जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है तो उन्हें नहीं बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। बाकी उनको, क्योंकि उनके लिए देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन सुखासन बैठ सकते तो सुखासन में भी नीचे का फ्लो कम हो जाता है।
जी सर। अब ये प्रश्न है कि शरीर प्रेक्षा का रिलेशन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, बिकॉज वी डू रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन ईच ऑर्गन। मतलब शरीर प्रेक्षा का और डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्शन पूछ रहे हैं। शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हम पूरे जैसे कायसर्ग में पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक पूरा एक एक ऑर्गन पर ध्यान लेके जाते हैं। तो शरीर प्रेक्षा में भी वैसा ही हम पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक एक एक अवयव को देख के जाते हैं और अपने तरफ से कोई वहां पर प्रतिक्रिया नहीं होती है, सिर्फ उसको देखना है। देखते जाते हैं और जहां पर भी कुछ दर्द है कुछ है तो हम वहां थोड़ी देर रुकते हैं और ये सुझाव देते हैं कि ये ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है। तो क्या होता है कि इसमें शरीर ये रहता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट अपने इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेशन नहीं है। लेकिन आपका शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, स्थिर रहेगा, तो क्या है कि ऑटोमेटिक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। लेकिन वैसे डायरेक्ट उसमें नहीं है। लेकिन आप जैसे कोई भी ध्यान करते हैं, चैतन्य प्रेक्षा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक केंद्र पर ध्यान देते हैं, तो केंद्र से जो जुड़ी हुई चीजें वो ठीक हो जाती है। जो जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं तो उसका संतुलन हो जाता है। वैसे इसमें हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं शरीर प्रेक्षा, ताकि हमें हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो। तो वो डाइजेशन के लिए हमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान दो, जैसे हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते वैसे। बाकी तो मैंने तो अभी तक तो नहीं पढ़ा डायरेक्ट रिलेशन, मोदी जी सर को शायद पता हो, आइडिया नहीं है कि शरीर प्रेक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक प्रयोग है। इसका मतलब मूलतः शरीर का प्रयोग नहीं है। शरीर प्रेक्षा मूलतः आध्यात्मिक प्रयोग है। शरीर के क्योंकि हमको आत्मा तक पहुंचना है तो शरीर के माध्यम से ही भीतर प्रवेश करेंगे। तो शरीर प्रेक्षा करते करते चित्त को सूक्ष्म बनाते 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 हम भीतर जाते हैं। लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से और शरीर प्रेक्षा का डायरेक्ट रिलेशन वैसे नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशन ये है कि जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट भी उस प्रेक्षा के भीतर आ जाते हैं। तो उस शरीर प्रेक्षा से वो डाइजेस्टिव सिस्टम तंदुरुस्त बनता है। जहां जहां शरीर प्रेक्षा होगी शरीर का वो हिस्सा अच्छा बनेगा, स्वस्थ बनेगा। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हम कर सकते हैं। जैसे यदि किसी के पैनक्रियास में प्रॉब्लम है तो वो रात को सोते समय 20 मिनट पैनक्रियास पर शरीर प्रेक्षा करे और सो जाए। ये इतना प्रभावकारी प्रयोग है। मतलब मेरा खुद का कई बार प्रयोग किया हुआ है कि एक रात में चमत्कार होते हैं। एक रात में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्या भी कई बार गहरा ध्यान लग जाए तो एक ही रात में खत्म हो सकती है। उस रूप में हम चाहे तो डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। शरीर के जिस हिस्से में समस्या है वहां पर शरीर प्रेक्षा करके सो जाए। जी, थैंक यू सो मच सर। सर अब एक और हैंड रेस है। लास्ट ले लीजिए बस। जी सर। लास्ट क्वेश्चन अलका जी सांखला, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। बस मुझे इतना ही पूछना था कि अग्निसार की प्रक्रिया भी डाइजेस्टिव के सिस्टम के पाचन के लिए उपयोगी है क्या? यस, अग्निसार में हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, रोकते हैं, श्वास रोक देते हैं और पेट जो है उसको भीतर बाहर हिलाते हैं। अब उसके अंदर क्या है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो वो सब की एक्सरसाइज हो जाते हैं। उसका क्या कर सकते हैं उसको कि उसका मसाज हो जाता है। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है अग्निसार। रेगुलर बेसिस भी आप कर सकती है। सिर्फ इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई बीमारी है, सांस की है या कार्डियक बीमारी है, तो सांस नहीं रोकना चाहिए ज्यादातर देर, या अगर नहीं रोक सकते तो नहीं रोकना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने सभी प्रश्नों का इतने डिटेल में सबके डाउट्स को क्लियर किया, उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार सर। सर क्लास संपन्न करवाएं। जुड़े हुए और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे।
जिनकी कृपा से हम प्रेक्षा ध्यान कर पा रहे हैं और सारा कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता, प्रेक्षा अनुशासन आचार्य महासमण जी के प्रति कृतज्ञता, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीतरागता का कल्याण का मार्ग बताए, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। कृष्णा जी सर, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, और कुछ इसमें कमी रह गया हो तो नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगले हफ्ते हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम।